नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में विगत वर्षों में सहायक प्रशिक्षकों की परीक्षा में आपके तृतीय प्रश्न पत्र उत्तर प्रदेश वित्तीय लेखा नियम एवं विश्वविद्यालय कार्य प्रक्रिया के प्रश्न पत्र में जो विश्वविद्यालय से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें से विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी और अधिकारी यानी कि प्रोफेसर, शिक्षक और शिक्षेत्रक होते हैं उनके संबंध में प्रश्न आता है। उनके वेतन निर्धारण के बारे में, उनके पदों के बारे में आता है, साथ ही साथ पत्राचार भी आता है विश्वविद्यालय की कार्य प्रक्रिया के बारे में। तो कार्यालय की कार्य प्रक्रिया जो होती है विश्वविद्यालय की, उसमें तो कार्यालय होते हैं, कार्यालय से वैसे ही काम करते हैं जैसे कि अनुशासकीय कार्यालय होते हैं। और कुछ पत्र लिखे जाते हैं, पत्र भी वैसे लिखे जाते हैं जैसे कि शासन में या विभिन्न सरकारी कार्यालयों में पत्रों का लिखने का तरीका है। तो कभी कभी आपके पेपर में यदि तृतीय प्रश्न पत्र बनेगा और किसी पत्र के बारे में उल्लेख करेगा, क्योंकि वो आपके सिलेबस का पार्ट है कि यूजीसी को पत्र लिखिए या शासन को पत्र लिखिए या इंटरनल पत्र लिखिए किसी समस्या के बारे में, तो उसके बारे में विगत वर्षों में दूसरे लोक सेवा आयोग के द्वारा, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा तथा अन्य लोक सेवा आयोग के द्वारा ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो आप देखिए अपने स्क्रीन में, अगर प्रश्न बनता है अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप और टिप्पणी, ये दो चीजें मैंने लिखा है सामने। चूंकि एक मैंने आपको प्रश्न बताया था कि आप एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए वित्त अधिकारी की तरफ से शासन को और बताइए कि कतिपय अधिकारियों के द्वारा, विश्वविद्यालय के कतिपय अधिकारियों द्वारा या विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय अनियमितताएं की जा रही हैं। तो आप एक अर्थशास्त्रीय पत्र लिखिए। तो देखिए पहले तो आप अर्थशास्त्रीय पत्र का प्रारूप, पेपर में कभी कभी प्रारूप आता है और कभी कभी अगर समस्या दे देगा तो उस समस्या के आधार पर आपको पत्र लिखना होगा। तो प्रारूप देखिए आपके सामने, बहुत ही गंभीरता से प्रारूप को देखिएगा। अगर आपको प्रारूप के दिमाग में चढ़ गया तो आप अच्छे से लिख देंगे। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी लेटर पैड होता है और लेटर पैड, बहुत से अधिकारी अपना लेटर पैड छपवा कर रखते हैं, तो ऊपर उनके दाहिनी तरफ उनके कार्यालय का नाम वगैरह रहता है और बाएं साइड उनका नाम रहता है। मान लीजिए जिलाधिकारी का लेटर पैड है तो बाएं तरफ, लेटर पैड के बाएं तरफ जिलाधिकारी का नाम होगा, उसका पद नाम होगा, ठीक है। और दाहिने साइड लिखा होगा जिलाधिकारी लखनऊ, ऊपर लिखा होगा पद संख्या और बगल दाहिने साइड लिख देगा वो जिलाधिकारी लखनऊ, ठीक है। क्योंकि कार्यालय और पद नाम एक है तो वो दोनों तरफ एक ही जैसा नाम आता है। कुछ कुछ में क्या होता है, नाम और पदनाम अलग होता है, कार्यालय अलग होता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति उप सचिव है तो उसका नाम आ गया, मान लीजिए कि राम सेवक पांडे नाम आ गया और उसका पदनाम आ गया उप सचिव, ठीक है। और दाहिने साइड आ गया, लिख देगा वो अर्थशास्त्रीय पत्र और कार्यालय का नाम आ जाएगा उत्तर प्रदेश शासन या बापू भवन, ठीक है। उत्तर प्रदेश शासन, स्थान आ जाएगा लखनऊ और दिनांक आ जाएगा। यहां पर अर्थशास्त्रीय पत्र कौन लिख रहा है, यहां पर अर्थशास्त्रीय पत्र लिख रहे हैं आपके वित्त अधिकारी, और वित्त अधिकारी हैं किसी विश्वविद्यालय के। तो प्रेषक अधिकारी के नाम पर आप वित्त अधिकारी का नाम लिख देंगे, कोई भी नाम लिख देंगे, XYZ कर देंगे या ABC कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, ठीक है। अब मान लीजिए प्रेषक अधिकारी का नाम है, वित्त अधिकारी है, वित्त अधिकारी का नाम आ गया मान लो राम सेवक पांडे, ठीक है, लिख दिया आपने राम सेवक पांडे। पद नाम क्या है, वित्त अधिकारी है। दाहिनी साइड क्या आएगा, अर्थशास्त्रीय पद का उल्लेख होगा, पद संख्या आ जाएगा क्योंकि वो डिस्पैच संख्या डाला जाएगा। तो उनका सेक्शन में या उनके अनुभाग में जो एक डिस्पैच रजिस्टर होगा उससे उनका नंबर पड़ जाएगा पद का। कार्यालय का नाम क्या आ जाएगा, विश्वविद्यालय है तो विश्वविद्यालय का नाम आ जाएगा। मान लीजिए वो लखनऊ में है तो लखनऊ विश्वविद्यालय आ जाएगा। मान लीजिए कि मेरठ विश्वविद्यालय के द्वारा लिखा जा रहा है तो आ जाएगा आपका चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय। मान लीजिए लखनऊ के राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय के द्वारा के वित्त नियंत्रक, वित्त अधिकारी द्वारा लिखा जा रहा है तो कार्यालय का नाम आ जाएगा राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय लखनऊ और दिनांक आ जाएगा पत्र का, ठीक है। प्रेषक अधिकारी वित्त अधिकारी ही है, उनका नाम आ जाएगा। श्री राम सेवक अपना नाम लिखेंगे, राम सेवक पांडे,
वित्त अधिकारी, और दाहिने साइड आपने कार्यालय का नाम लिखेंगे। कार्यालय विश्वविद्यालय है पूरा, तो राम मनोहर लोहिया विधि विश्वविद्यालय। स्थान हो गया लखनऊ, दिनांक हो गया जिस तारीख को ये पत्र लिखा जा रहा है। विषय विषय जैसे कि मैंने बताया था पिछले पेपर में कि विषय आया था कि कतिपय अधिकारियों के द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किया जाना, तो ये विषय लिख जाएगा कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों के द्वारा वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के संबंध में, ये विषय हो गया। ठीक है, वित्तीय अनियमितताएं किए जाने के संबंध में। अब चूंकि अर्थशास्त्रीय पत्र कहते किसे हैं, अर्ध सरकारी पत्र जो होता है वो व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है। एक अधिकारी द्वारा दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत रूप से लिखा जाता है, लेकिन उद्देश्य सरकारी होता है। पहली बात समझ लीजिए, लिखा व्यक्तिगत जाएगा और उद्देश्य सरकारी होगा। तो इसीलिए प्री आया, हमने प्री शब्द का इस्तेमाल किया। शासकीय पत्रों में प्री नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि सामान्य चिट्ठी नहीं है जो प्री लिख के जाए, क्योंकि ये संबोधन व्यक्तिगत है, ये पत्र व्यक्तिगत है, उद्देश्य सरकारी है। तो आप जब लिखेंगे प्रेषक अधिकारी लिख रहा है किसी विशेष सचिव वित्त को, तो मान लीजिए प्री श्री राम मोहन, कोई अधिकारी है जो विशेष सचिव जिन्हें चिट्ठी लिखी जा रही है उनका नाम है राम मोहन, तो लिखा जाएगा प्री श्री राम मोहन। ठीक है, जहां मैंने XYZ लिख दिया है वहां आ जाएगा प्रिय श्री राम मोहन। ठीक है, अब पत्र को हम प्रारंभ कैसे करते हैं? पत्र को मुझे ये कहने का आदेश प्राप्त हुआ है, मैं ये निवेदन करना चाहता हूं, मुझे ये कहने की अपेक्षा की गई है, मुझसे यह कहने की अपेक्षा की गई है, ऐसे शब्दों से हम प्रारंभ करते हैं। ठीक, या कृपया मेरे अर्थशास्त्रीय पत्र संख्या दिनांक का संदर्भ गढ़ने का कष्ट करें, इससे स्टार्ट करते हैं। ये आपका कंटेंट पर निर्भर करता है कि आप कैसे स्टार्ट करें। समानता आप चाहें तो ऐसे ही लिख दें जैसे मैंने लिखा है, उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है। अब मैंने 2, 3, 4 लिखा है, ये तो मान लिए पहला पैराग्राफ हो गया। कभी कभी बहुत से पत्र पॉइंट वाइज लिखते हैं, पहले पैराग्राफ में नंबर 1 नहीं डालेंगे, दूसरा जब पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे 2, नंबर 3, नंबर 4। अगर अलग अलग संदर्भित बिंदु हैं तो आप पैराग्राफ करके पॉइंट डाल सकते हैं। अगर केवल एक ही समस्या है तो आपको पैराग्राफ डालने की जरूरत ही नहीं है, एक ही साथ आप पूरी बात को लिखकर बात खत्म कर दें। और कई बिंदु उठाने हैं तो 1, 2, 3, 4 करें। अगर केवल एक ही बिंदु को उठाना है तो आप एक पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ में अपनी बात को समाप्त कर दें। अब यहां पर आती है अनियमितता के संबंध में, तो आप इस पर अनियमितताओं के बारे में लिख सकते हैं। अब आपके जहन में होना चाहिए, आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो वित्तीय अनियमितताएं किस प्रकार की हो सकती हैं, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। उपयुक्त विषय पर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए अवगत कराना है कि इस विश्वविद्यालय में जो भी नाम हो के द्वारा जो भी परचेज की जा रही, जो क्रय किए जा रहे हैं, वो शासकीय नियमों के अंतर्गत का अनुपालन, शासकीय नियमों या वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया रहा है। ठीक है, और अदो हस्ताक्षरी के पास या और मेरे पास उन व्यय के संबंध में कोई पत्रावली परामर्श के लिए भी प्रस्तुत नहीं की जाती है। ठीक है, जैसा कि आपको अभी अवगत कराना चाहूंगा कि हाल ही में विश्वविद्यालय के द्वारा 5 करोड़ रुपए की परचेज किए गए, कंप्यूटर परचेज किए गए, मशीनरी परचेज की गई, फर्नीचर परचेज किए गए। इसमें सरकार के प्रोक्योरमेंट रूल, जेम गाइडलाइंस, ई टेंडरिंग प्रणाली को नहीं अपनाया गया तथा इसमें टेंडर निर्गत करते समय ऐसी विशिष्टियों का भी प्रयोग किया गया, परचेज करते समय ऐसी विशिष्टियां या ऐसे शर्तों को लगाया गया जिससे कुछ सप्लायर और कुछ टेंडर डालने वाले फर्मों को लाभ पहुंचा है। इस पूरी वित्तीय प्रणाली में, ये पूरे संपूर्ण क्रय प्रक्रिया में सारे उत्तर प्रदेश हस्त पुस्तिका फाइनेंशियल हैंडबुक 5, जेम रूल्स
आपके GFR जनरल फाइनेंशियल रूल्स 2017, ई प्रोक्यूरमेंट रूल उत्तर प्रदेश प्रोक्यूरमेंट रूल्स 2016 का अनुपालन नहीं किया गया है। इससे बड़ी वित्तीय अनियमितताएं और शासकीय धन के दुरुपयोग की संभावना बढ़ गई है और ऐसी पत्रावली मेरे समक्ष भी प्रस्तुत नहीं की गई हैं। ठीक है, ये चीजें आपकी हो गई व्यक्तिगत समझ। अतः अब आप लास्ट में लिखेंगे अतः मुझे आपसे अनुरोध करना है कि उल्लिखित बिंदुओं या उल्लिखित वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में अपने स्तर से संबंधित प्राधिकारियों या शासन के सक्षम प्राधिकारियों को अवगत कराने की कृपा करें। और लास्ट में आता है सादर। सादर शब्द जरूर आता है। अगर पूरी चिट्ठी टाइप भी की गई है तो अर्थशास्त्रीय पत्र में सादर शब्द को अधिकारी, पत्र लिखने वाला अधिकारी अपने हाथ से लिखता है, अपनी कलम से लिखता है, वो टाइप किया हुआ नहीं होता है। सादर हमेशा अपने हाथ से, अपनी कलम से लिखा जाता है और भावनिष्ठ टाइप किया होगा, हस्ताक्षर अपने कलम से करेगा अधिकारी। समझ गए? तो सादर शब्द आपका व्यक्तिगत पत्रों में आता है, अप्रिय शब्द व्यक्तिगत संदर्भित पत्रों में आता है। उद्देश्य देखिए सरकारी है, मैंने जितनी बातें आपको अर्थ सरकारी पत्र में लिखी हुई कंटेंट वो पूरी की पूरी आपको सरकारी है। ठीक है, और लास्ट में प्रेषित अधिकारी का नाम आएगा कि किसको ये भेजा जा रहा है, किस अधिकारी को भेजा रहा है, यानी कि यहां पर विशेष सचिव वित्त का नाम आएगा, उसका पदनाम आएगा और कार्यालय आएगा। ठीक है, पदनाम हो जाएगा विशेष सचिव, कार्यालय आ जाएगा उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ। ठीक है, अब आती है टिप्पणी नोटशीट। जैसे कि नोटशीट में आपको बताया था कि आपको एक नोटशीट लिखनी है और ये नोटशीट स्टोर परचेज अधिकारी की तरफ से लिखना है, कुलपति महोदय के लिए जाएगी और जिसमें वित्त अधिकारी का मंतव्य भी होगा। तो और ये नोटशीट है कंप्यूटर क्रय के लिए, 20 कंप्यूटर क्रय करने के लिए। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। जिन जिन अधिकारियों के पास ये नोटशीट जाएगी और उनका मंतव्य जरूरी होगा, उसमें उनका नाम का उल्लेख होगा। ठीक है, मान लीजिए पत्र जाना है आपका, ये जो नोटशीट है, नोटशीट लिख रहे हैं स्टोर परचेज अधिकारी, स्टोर परचेज ऑफिसर चिट्ठी लिख रहा है, ये नोटशीट लिख रहा है। नोटशीट हमेशा किसी पत्रावली के बाएं साइड में लगाई जाती है और दाहिने साइड पत्रों के आलेख होते हैं या संदर्भ होते हैं। तो जब वो अपनी पत्रावली के बाएं साइड वाले पार्ट में अपनी नोटशीट बनाएगा और प्रस्ताव रखेगा दाहिने साइड, या उस पर कोई भी संदर्भ देगा किसी भी पत्र का, तो बाएं साइड में सबसे ऊपर जिसको जिसको वो टिप्पणी के लिए भेज रहा है, परमिशन चाह रहा है, अनुमोदन चाह रहा है वो अधिकारी, उन सबका नाम लिखेगा। अब स्टोर परचेज ऑफिसर ने ये नोटशीट बनाई, क्योंकि क्रय करने की जिम्मेदारी तो स्टोर परचेज की होती है, तो वही व्यक्ति आपके प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा। तो ये प्रस्ताव किसके पास जाएगा? स्टोर परचेज का अधिकारी होता है आपका स्टोर परचेज ऑफिसर, लेकिन वो किसके अधीन होता है? वो होता है रजिस्ट्रार के अधीन। तो रजिस्ट्रार को संबोधित करेगा, तो सबसे पहले लिखेगा ऊपर कुल सचिव, फिर कुल सचिव के बाद दूसरा अधिकारी होगा, फाइनेंशियल मामला है ये, तो फाइनेंशियल अनुमति भी चाहिए या उनकी ओर से प्रस्ताव भी लिखना जाना चाहिए, टिप्पणी आनी चाहिए। तो उसके बाद वित्त अधिकारी, अब वित्त अधिकारी की टिप्पणी के बाद वो जाएगा नोटशीट कुलपति महोदय को, क्योंकि अंतिम रूप से परचेज की पावर है आपके कुलपति महोदय को। कुलपति महोदय परचेज करना है अथवा नहीं करना है, और जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उससे वो सहमत हैं या उनका कोई दूसरा विचार है, ये प्रस्ताव कुलपति महोदय के पास जाता है। अब प्रारंभ किया गया सम्मुख प्रस्तुत विचाराधीन शासन के पत्र, पताका का लिख दिया गया है। तो शासन का पत्र कौन सा है? वो दाहिने साइड, पत्रावली के दाहिने साइड संलग्न होगा
और संलग्न होने के साथ साथ उसमें का लिखा होगा, एक पताका लगी होगी। आपने देखा होगा कि फ्लैग लगा होता है पीले लाल हरे रंग के, आपने देखा होगा आजकल लगाकर प्रस्तुत किया जाता है, उसमें लिख दिया जाएगा का, पताका का। तो शासन के पत्र पताका का अवलोकन करना चाहें। शासन के पत्र दिनांक 11/1/25 द्वारा 20 कंप्यूटर क्रय हेतु प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। देखिए, जब कोई पैसा सरकार से आता है और उसकी कैपेसिटी अगर अधिकारी के पास नहीं होती है व्यय करने की, तो शासन अनुमति देता है, या कभी कभी शासन बजट देते समय लिख देता है कि प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्राप्त कर ली जाए शासन के द्वारा परचेज करने से पूर्व। तो जैसे लिखा गया, प्रस्ताव किया होगा, बजट आया होगा, प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है, तथा यह भी निर्देशित है कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग 2 द्वारा निर्गत शासनादेश 26/11/24 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए क्रय प्रक्रिया पूर्ण की जाए। यह प्रस्ताव उसने लिखा स्टोर परचेज अधिकारी ने कि महोदय, शासन के पत्र दिनांक इसके द्वारा 20 कंप्यूटर खरीदने का हमको एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल आपको एक्सेप्टेंस मिल गई है, ठीक है। और उन्होंने इसमें उल्लेख किया गया है कि गवर्नमेंट के शासनादेश 26/11/24 का पालन सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि उसमें क्रय की पूरी प्रक्रिया लिखी गई है। यह पहला प्रस्ताव हो गया। अब आगे लिख रहा है आपका स्टोर परचेज अधिकारी कि उच्च शिक्षा के शासनादेश दिनांक 1/1/25 द्वारा निर्देशित है कि 1/4/25 से ई ऑफिस के माध्यम से ही समस्त पत्राचार एवं कार्यालय प्रक्रिया संचालित की जाए के क्रम में 20 कंप्यूटर के क्रय की प्रक्रिया प्रारंभ की जानी है। उक्त हेतु क्रय समिति का गठन किया जाना है, क्योंकि जब भी कोई चीज परचेज की जाती है उसके लिए वित्त अधिकारी आपके कुलपति महोदय आपकी परचेज कमेटी बनाते हैं। अगर उस विश्वविद्यालय में ऑलरेडी परचेज कमेटी है तो कोई समस्या नहीं आती। अगर परचेज कमेटी नहीं है तो ये एक प्रस्ताव जाएगा कि एक परचेज कमेटी का गठन किया जाना है, तो कृपया क्रय समिति के सदस्यों को नामित करना चाहे। ये प्रस्ताव दिया है भंडार क्रय अधिकारी ने। इसलिए पहला देखिए हस्ताक्षर किसका आया है, भंडार क्रय अधिकारी। ये इसने नोटशीट को प्रारंभ किया है भंडार क्रय अधिकारी ने। किसी अभ्यर्थी ने कहा था कि महोदय कि हमारे यहाँ पर तो जो लिपिक होता है, चाहे कनिष्ठ लिपिक हो, चाहे वरिष्ठ सहायक हो, प्रधान सहायक है, उसके द्वारा नोटशीट लिखी जाती है, उसके बाद अधिकारियों को जाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जहाँ कभी कभी नीति संगत निर्णय होते हैं वहाँ पर अगर भंडार क्रय अधिकारी ही होलसेल इंचार्ज है और वो अपने अधीनस्थ किसी कर्मचारी को इस लायक नहीं समझता है कि वो नोटशीट लिखे, तो सीधे अधिकारी भी नोटशीट लिख सकते हैं। बड़ा से बड़ा अधिकारी भी नोटशीट लिख सकता है। वो फाइल को टर्न डाउन नीचे नहीं करता है और सीधे नोटशीट लिख देता है। तो इसलिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि कनिष्ठ सहायक या वरिष्ठ सहायक के माध्यम से ही नोटशीट आए। उन्होंने कहा कि भंडार, अगर प्रश्न कह रहा है कि भंडार क्रय अधिकारी के माध्यम से नोटशीट को लिखा जाना है, तो देखिए भंडार क्रय अधिकारी ने नोटशीट लिखा और अपने हस्ताक्षर किए। बगल में लिखा है हस्ताक्षर कुल सचिव, यानी कि जब भंडार क्रय अधिकारी ने हस्ताक्षर कर दिए तो वो फाइल गई कुल सचिव महोदय के पास, रजिस्ट्रार महोदय के पास। रजिस्ट्रार महोदय को इस प्रस्ताव में कोई कमी नजर नहीं आई, तो उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं किया, अपने सिग्नेचर कर दिए, यानी कि इस प्रस्ताव से वो सहमत हैं। सीधे हस्ताक्षर हो गए। अगर उनको प्रस्ताव में कोई कमी नजर आती तो वो अपना भी मंतव्य लिख देते। किसके लिए? वित्त अधिकारी के लिए, कुलपति महोदय के लिए। क्योंकि वो मंतव्य नीचे नहीं जाएगा, कुल सचिव साहब अपना मंतव्य लिखते और वित्त अधिकारी और कुलपति महोदय को संबोधित कर देते, नीचे उनका पदनाम डाल देते कि इस पर विचार कर लीजिए। लेकिन यहां पर क्या है, कुल सचिव साहब को कोई आपत्ति नहीं इस प्रस्ताव पर, जो प्रस्ताव भंडार क्रय अधिकारी ने भेजा है। कुल सचिव का हस्ताक्षर हो गए। क्योंकि प्रश्न कहता है कि इसमें वित्त अधिकारी के मंतव्य को लिखिए। मैंने अपने पुराने वीडियो में पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न डाला था कि उसमें लिखा था कि वित्त अधिकारी का मंतव्य। अब कुल सचिव के बाद ये फाइल गई वित्त अधिकारी के पास। ऊपर देखिए नोटशीट की टिप्पणी में कुल सचिव के बाद वित्त अधिकारी का नाम है। जब वित्त अधिकारी के पास गई तो वित्त अधिकारी टिप्पणी लिखी। क्या टिप्पणी लिखी? वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु कंप्यूटर क्रय एवं अनुरक्षण हेतु 50 लाख प्रावधानित है। उन्होंने बताया कि जो मेरे पास बजट है, क्योंकि मैं वित्त का नियंत्रक हूं, 50 लाख रुपए कंप्यूटर क्रय में थे, जिसमें से 25 लाख रुपए पहले ही खर्च हो चुका है, 25 लाख अवशेष है। तो उस 25 लाख से 20 कंप्यूटर
क्रय किए जा सकते हैं। उन्होंने आगे सलाह दिया कि क्रय प्रक्रिया जेम के माध्यम से ही किया जाना उचित होगा, क्योंकि ये प्रस्ताव में नहीं था ये चीजें कि कैसे क्रय करना है। उन्होंने बीसी महोदय को कहा तो कि आप क्रय समिति का गठन तो कर लीजिए, लेकिन उचित होगा कि पूरी क्रय प्रक्रिया जेम के माध्यम से की जाएगी। कृपया क्रय समिति के सदस्यों को नामित करते हुए प्रस्ताव अनुमोदित करना चाहें। ये उन्होंने अपना मंतव्य लिख दिया और अपने हस्ताक्षर कर दिया वित्त अधिकारी के रूप में, और बगल में ना वो पदनाम लिखेंगे कुलपति महोदय अपने कलम से, जिससे पता चल जाए कि ये पत्रावली अब केवल कुलपति महोदय को जानी है। ये पत्रावली वापस नहीं जाएगी कुल सचिव के पास या स्टोर परचेज अफसर के पास। वो अपने हाथ से अपनी कलम से लिखेंगे कुलपति महोदय, जिससे कुलपति महोदय समझ जाएंगे कि ये प्रस्ताव वित्त अधिकारी ने मेरे पास प्रस्तुत किया है, और कुलपति महोदय या तो उसको अनुमोदित कर देंगे ये पूरे प्रस्ताव को। अगर अनुमोदित कैसे करेंगे, जैसे लिखा मैंने क्रय समिति का गठन का प्रस्ताव है, तो कुलपति महोदय 3 सदस्य या 5 सदस्य का उल्लेख कर देंगे कि इस क्रय समिति में कौन कौन इसके मेंबर होंगे। हो सकता है वो रजिस्ट्रार को मेंबर बना ले, और वित्त अधिकारी को मेंबर बनाए, डिप्टी रजिस्ट्रार को मेंबर बनाए, और हो सकता है ये साथ साथ वो जो भी कंप्यूटर अनुभाग का जो भी प्रोफेसर है, ये कंप्यूटर के क्षेत्र का या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र का, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डीन हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट हो, उसको भी मेंबर बना सकते हैं, किसी प्रोफेसर को भी मेंबर बना सकते हैं। 3 सदस्यीय 5 सदस्यों का वो नामित कर सकते हैं और अनुमोदन लिख सकते हैं। जैसे वो अनुमोदन की लिखेंगे, ये प्रस्ताव स्वीकार हो जाएगा, और इसके आधार पर जो आपके आदेश है वो निर्गत कर दिया जाएगा कमेटी के मेंबर की, कि एतद द्वारा माननीय कुलपति महोदय के द्वारा के अनुमोदन के पश्चात एतद द्वारा कमेटी क्रय समिति बनाई जा रही है, वो अलग से पत्र संदर्भित हो जाएगा। तो आपने देख लिया नोटशीट कैसे बनाई जाती है। नोटशीट एक प्रस्ताव है जिसमें उस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है और अनुमोदन के लिए उच्च अधिकारी तक भेजा जाता है। अगर वो प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो उसके आधार पर अगली कार्रवाई प्रारंभ की जाती है। अगले वीडियो में किसी नए अगले जो प्रश्न हैं, अगले जो प्रकृति के पत्र हैं, जैसे शासकीय पत्र, आपके कार्यालय ज्ञाप, सर्कुलर, परिपत्र, उस पर डिस्कशन किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।